राधे राधे दोस्तों। किसी देश में एक राजा राज करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वह सोचता था, पैसे के बल पर दुनिया में सब कामकाज चलते हैं। तांबे की मेघ तमाशा देख कहावत झूठी नहीं है। मेरे पास अटूट धन है, इसलिए मैं इतने बड़े देश पर राज करता हूँ। लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। चाहूं तो अभी रुपयों की सड़क तैयार करवा दूं। आसमान में सिर उठाए खड़े इन पहाड़ों को खुदवा कर फिकवा दूं। पैसे के बूते पर मेरे पास एक जबरदस्त फौज है। उसके द्वारा किसी भी देश को सन भर में कुचल सकता हूँ। वह सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुत्र, मित्र, सखा सब पैसा ही है। राजा सिर से पैर तक पैसे के मंद में डूबा था, परंतु उसकी रानी बड़ी ही बुद्धिमान थी। वे पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। रानी की चतुराई के कारण राजा का राज चलता था। सब कामकाज ठीक रीति से चलता था। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बूते उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूते पर। लेकिन राजा के सामने साफ बात कहने से संकोच करती थी। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी या पैसा? रानी बड़े असमझ में पड़ी, सोचने लगी। सत्य का मुख रुखा होता है। राजा के मन में जो पैसे का मूल्य बसा था, उसे वह अच्छी तरह जानती थी। कुछ उत्तर देना ही था। वे बोली, महाराज, यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही सब काम चलते हैं। बुद्धि ना हो तो सब खजाने लूट लिए जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। बोला, रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रखवा दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए ना तो एक पैसा दिया और ना किसी तरह का कोई सामान। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वे भी उतरा लिए गए। रानी मन ही मन कहने लगी, मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा कुम्हार के आवे से 2 ईंटें मंगवाई और उन्हें सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मोहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाकर कहा, तो मेरी इस धरोहर को धनु सेठ के घर ले जाओ और कहना, रानी ने ये धरोहर भेजी है। 10,000 रुपये मंगवाए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारा रुपया सूद समेत लौटा दिया जाएगा और धरोहर वापस ले ली जाएगी। नौकर सेठ के यहाँ पहुंचा। धरोहर पर रानी के नाम की मोहर देखकर सेठ समझा कि इसमें कोई कीमती जेवर होंगे। उसने 10,000 रुपये नौकर को चुपचाप दे दिए। रुपया लेकर नौकर रानी के पास आ गया। रानी ने उन रुपयों से व्यापार शुरू किया। नौकर चाकर लगा दिए। रानी देख रेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने इतना पैसा पैदा कर लिया कि सेठ का रुपया चूक गया और काफी पैसा बच गया। इस रुपए से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवा खाना, पाठशाला और अनाथालय भी खुलवा दिए। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वहां अच्छी रौनक रहने लगी। इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रह गया। रानी थी तब वह मौके के कामों को संभाल लेती थी, राजकाज में उचित सलाह देती थी। धूर्तों की दाल उसके सामने गलने नहीं पाती थी। अब उसके चले जाने पर धूर्तों की बनाई धूर्त लोग आकर राजा को लूटने लगे। अंधेर गर्दी बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में खजाना खाली हो गया। स्वार्थी कर्मचारी राज्य की सब आमदनी हड़प जाते थे। अब नौकरों का वेतन चुकाना कठिन हो गया। राज्य की ऐसी दशा देख राजा घबरा गया। वे अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देश के लिए भ्रमण के लिए निकल पड़ा। जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिले। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज, मेरी आंख आपके यहाँ 2,000 में गिरवी रखी है। अब वो वादा पूरा हो चुका है। आप अपने पैसे वापस लीजिए और मुझे मेरी आंख वापस कीजिए। राजा बोला,
भाई मेरे पास किसी की आंख वाँख नहीं है, तो मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला, महाराज मैं मंत्री को क्यों जानूं? मैंने तो आपके पास आंख गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आंखें दे। जब बाढ़ की फसल खाने लगी तब रक्षा का क्या उपाय? आप राजा है, जब आप इंसाफ ना करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? आप मेरी आंख ना देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा बड़ा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 2,000 रुपये देकर उसे विदा किया। कुछ दूर आगे चला कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहले के समान वह भी कहने लगा, महाराज मेरा एक कान आपके यहाँ गिरवी रखा था, रुपया लेकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। राजा ने उसे भी रुपया देकर विदा किया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग आए और राजा से रुपए ऐंठ कर चले गए। जो कुछ रुपया पैसा साथ लाए थे वे ठगों ने लूट लिया। वे खाली हाथ कुमारी चौबेली देश में पहुंचा। कुमारी चौबेली उस देश की राजकन्या थी। उसका प्रण था कि जो आदमी मुझे जुए में हरा देगा उसी के साथ विवाह करूंगी। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। दूर दूर के लोग उसके साथ जुआ खेलने आते थे और हारकर जेल की हवा खाते थे। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत के मारे ये राजा साहब भी उसी देश में आ पहुंचे। चोली की सुंदरता की खबर उसके कानों में पड़ी तो उसके मुंह में पानी भर आया। उनकी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ ही दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचा। पहरेदार ने तुरंत बेटी को खबर दी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़कर आया और राजा के वहां पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बांध दी जिसमें विवाह की शर्तें लिखी थी। अंत में ये भी लिखा था, यदि तुम जुए में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने चिट्ठी पढ़कर जेब में रख ली। थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलावा आया और जुआ शुरू हुआ। राजा हार गया। शर्त के अनुसार वे जेल भेज दिया गया। राजा की हालत बिगड़ने और नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बड़ा दुख हुआ। राजा का पता लगाने वह भी परदेश को निकली। कुछ ही दूर चली थी कि वही पुराने ठग फिर आ गए। सबसे पहले वही काना आया और कहने लगा, रानी साहब आपके पास मेरी आंख 2,000 में गिरवी रखी थी। आप अपना रुपया वापस लेकर मेरी आंख वापस दीजिए। रानी बोली, बहुत ठीक, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी है, उन्हीं में से तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर मुझे दो। उसके तोल की जो आंख होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। रानी का जवाब सुनकर ठग की तो जैसे नानी मर गई हो। वह बहुत घबराया। रानी बोली, देर मत करो, दूसरी आंख जल्दी निकालो, उसी के तोल की आंख दे दी जाएगी। ठग हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने लगा। बोला, सरकार मुझे आंख वाँख कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रानी बोली, नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना उचित नहीं समझती। तुम जल्दी अपनी आंख निकाल कर मुझे दो, नहीं तो सिपाहियों से कहकर निकलवा लूंगी। अंत में ठग ने विनती करके 4,000 देकर अपनी जान बचाई। यही हाल बूचे का हुआ। जब उसने देखा कि रानी का नौकर दूसरा कान काटने ही वाला है तो उसने भी 4,000 रुपये देकर रानी से अपना पिंडा छुड़ाया। ठगों से निपटकर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते कुमारी चौबेली के देश में जा पहुंची। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। अब वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। उसने पता लगाया कि रानी चौबेली किस प्रकार जुआ खेलती है। सारा भेद समझकर उसने पुरुष का भेष बनाया और बंगले पर जा पहुंची। पहरेदार ने खबर दी। थोड़ी देर में तोता उड़कर आया। रानी ने उसके गले से चिट्ठी खोलकर पढ़ी। कुछ समय बाद बुलावा आया। रानी पुरुष वेश वीर कुमारी चौबेली के महल पहुंची। इन्हें देखकर चौबेली का मन न जाने क्यों गिरने लगा। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि मैं इस राजकुमार से जीत ना सकूंगी। खेलने के लिए चौसर डाली गई। कुमारी चौसर खेलते समय बिल्ली के सिर पर दीपक रखती थी। बिल्ली को इस प्रकार सिखाया गया था कि कुमारी का दाव जब ठीक नहीं पड़ता था
और उसे मालूम होता था कि वे हार रही है, तब वह बिल्ली के सिर हिलाने से दीपक की ज्योति डगमगाने लगती। इसी बीच वे अपना पासा पलट देती थी। रानी ये बात पहले ही सुन चुकी थी। बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक चूहा पाल लिया था और उसे अपने कुर्ते की बाह में छिपा रखा था। चौसर का खेल खेलने लगा। खेलते खेलते कुमारी जब हारने लगी, तब उसने बिल्ली को इशारा किया। रानी तो पहले से ही सजग थी। इसके पहले उसने अपने आस्तीन से चूहा निकालकर बाहर कर दिया। बिल्ली की निगाह अपने शिकार पर जम गई। राजकुमारी के इशारे पर इशारे का उस पर कोई असर नहीं हुआ। राजकुमारी के बार बार इशारा देने पर भी बिल्ली ठस से मस ना हुई। निदान राजकुमारी हार गई। तुरंत सारे नगर में खबर फैल गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगी। रानी बोली, विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गई। रहा बावरे पड़ने का दस्तूर, वो घर चलकर लिया जाएगा। वहीं से धूमधाम के साथ शादी की जाएगी। जो बोली राजी हो गई। पुरुष वेशधारी रानी बोली, एक बात और, यहाँ से चलने से पहले उन सब लोगों को जिन्हें जेल में डाल रखा है छोड़ दो, लेकिन पहले एक बार उन सबको मेरे सामने बुलाओ। कैदी सामने लाए गए। हर एक कैदी की नाक छेद कर कोड़ी पहनाई गई थी। सबके हाथ में कोल्हू हाँकने की हकनी और गले में चमड़े का खलीता पड़ा था। इस खलीते में उनके खाने के लिए थाली रखी जाती थी। खलीते पर हर कैदी का नाम दर्ज था। इन्हीं कैदियों के बीच रानी के पति राजा साहब भी थे। रानी ने जब उनकी दशा देखी तो उसका जी भर आया। उसने अपने मन के भाव को तुरंत छिपा लिया। सब कैदियों की नाक से कोड़ी निकाली गई। नाई बुलाकर हजामत करवाई गई। अच्छे कपड़े पहनाकर उत्तम भोजन करवा के उनको छुट्टी दे दी गई थी। राजा ने राजकुमार की जय बोलकर सीधी घर की राह पकड़ी। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबीली को विदा कराकर हाथी घोड़े दास दासी और धन दहेज के साथ अपने नगर को चली। रानी पुरुष वेश में घोड़े पर बैठी आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे चौबीली की पालकी चल रही थी। कुछ दिन में वे अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने बंगले में ठहर गई। राजा जब लौटकर अपने नगर आए तो देखते क्या है, रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें बनी हैं। देखकर राजा अचंभे में आ गया। सोचने लगा, रानी को मैंने एक पैसा तो दिया नहीं, उसने यहाँ लाखों इमारतें कैसे बनवा ली। पैसे का महत्व उसकी नजरों में अभी तक वैसा ही बना हुआ था। संडे समय उसने रानी को बुलवाया। पूछा, कहो रानी, अब भी तुम्हारी समझ में आया कि बुद्धि बड़ी होती है या पैसा? रानी कुछ नहीं बोली। चुपचाप उसने राजा को नाक की कोड़ी खलीता, हकन और खली का टुकड़ा सामने रख दिया। राजा विस्मित होकर रह गया। सोचने लगा, ये चीजें इसे कहां से मिली। इतने में रानी कुमारी चौबीली को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अब राजा की आंखें खुली। वे समझ गए कि चौबीली की कैद से छुड़ाने वाला राजकुमार कोई और नहीं, उसकी बुद्धिमान रानी थी। राजा ने लज्जित होकर सिर नीचे कर लिया। फिर कुछ देर सोचकर कहने लगा, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आ गया है कि बुद्धि के आगे पैसा भी कुछ नहीं। शुभ मुहूर्त में धूमधाम के साथ राजा और चौबीली का विवाह हो गया। दोनों रानियां मिलकर आपस में रहने लगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।